गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको पहली क्लास समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं गई होगी। क्यों? बहुत ही हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आज हम हैं उस बेस पे जो हमने बिछाना स्टार्ट किया था, या जो हमने बिछाया था, बनाया। वर्ड मेरे थोड़े से अजीब व गरीब हो रहे हैं। बिछाया था मतलब क्या होता है? बनाया था। हमने जो अपना बेस बनाया था, अब हम उस पर धीरे धीरे अब अपनी ईंट बाई ईंट लगा लगा के इमारत बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो जो भी आपके सपनों का महल था, अब वो बनना स्टार्ट होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी हमारा बेस है, फाउंडेशन इनऑर्गेनिक का, ये अच्छे से कर लो। ठीक है? तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अब तक तो आप समझ ही गए हो गए ना। बहुत ज़्यादा भगाना वो मेरी फितरत में है नहीं, वो जीन्स में नहीं है ना, डीएनए में नहीं है, वो आता नहीं है। आराम आराम से चलेंगे। एक दो लेक्चर्स एक्स्ट्रा भी होगा तो वो आपका ही बोनस है बेटा, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर कोशिश ये रहेगी कि हर कैडर का बच्चा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसे समझ में आए। और आगे चल के जब हम एडवांस लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, खासकर नेट के और गेट के, तो आपको वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं मिलना चाहिए कि आपको ये नहीं समझ में आना चाहिए, अरे यार ये चीज़ हमें पता नहीं थी। क्यों? मैं ऐसी कोई चीज़ छोड़ूंगा ही नहीं जो आपको ऐसा लगे कि यार ये हमने नहीं पढ़ा था। मैं 9th 10th से 11th 12th से ऐसे ही इसलिए लेके चल रहा हूँ। मैं डायरेक्टली, है ना, एमएससी लेवल पे जा ही नहीं रहा। चलिए, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, है ना, वो करना है आज हमें बिल्कुल। अब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्बिटल्स, ये सब आप लोगों ने सुने होंगे, बट अगेन, है ना, क्या होते हैं ऑर्बिटल्स? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे डिफाइन कर पाओगे, परिभाषा दे पाओगे ऑर्बिटल्स की? तो वो है ना, आपके पास कोई भी एक परफेक्ट, या कहना चाहिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन शायद ना हो ऑर्बिटल्स की। तो देखो ऑर्बिटल्स को डिफाइन कैसे करते हैं। ऑर्बिटल्स इज दैट स्पेस, है ना। तो पहली बात तो ध्यान रखना, ऑर्बिटल्स जो आप बनाते हो ना, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, आप बना देते हो, लेकिन क्या वो ऐसे शेप के होते हैं? फिजिकली वो ऐसे दिखते हैं? नहीं। बेसिकली ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? दे आर द, कहना चाहिए, दीज आर द जोन्स और स्पेस। ऑर्बिटल्स एक ऐसी जगह होती है 3D स्पेस में, 3D में खासकर, वेयर वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। उस जगह को कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है? तो ऑर्बिटल क्या है? वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब देखिए अंतर क्या है ऑर्बिट में और ऑर्बिटल्स में। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो जनरली हम क्या बनाते हैं? आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा ना। हम एक ऑर्बिट बनाते हैं, ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस। और जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिक्स्ड एक ऑर्बिट में घूमता होगा? नहीं। ये आप लोगों ने अगर पहले कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इस ऑर्बिट में देखें कि इस एक ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होगा? धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होने लगेगी? कम। और एक समय ऐसा आएगा जब इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन की जैसी एनर्जी जीरो हुई, बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो उसका मतलब फिर तो, है ना, लाइफ सर्वाइव ही नहीं करनी चाहिए, एटम सर्वाइव ही नहीं करेगा, पूरा का पूरा डेड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये फिक्स ऑर्बिट नहीं होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जहां आपको दिखाया गया है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। ये एक, है ना, जोन होते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये अगेन इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, सेम एज इट इज है। बट अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा कि ये जो जगह है ना, ये जो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इस रीजन में कहीं आपके इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और ये जो जोन है, ये जो एरिया है, या ये जो स्पेस है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये जोन बेसिकली क्या कहलाता है आपका? यही जोन आपका क्या कहलाता है? ऑर्बिटल्स। ठीक है? इन्हें हम ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिट कहते हैं, या इसी को हम देसी भाषा में क्या कह लेते हैं? शेल। समझ में आया ना? ऑर्बिटल्स, अब आपको समझ में, ऑर्बिटल्स वो जगह है, वो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है? नाउ ऑल द ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई, ऑल द ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई 3 क्वांटम नंबर्स। हर ऑर्बिटल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। 3 क्वांटम नंबर की मदद से हम ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर देते हैं। ये कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं? ये होता है एन, एल और एम।
एन, एल और एम। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्वांटम नंबर्स क्या होते। तो देखिए, मैं यहाँ पे, अगर आप एमपीपीएससी या ग्रेड 1 के बैच के बच्चे हो, तो यहाँ पर मैं आपको इतना समझा दूंगा, आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, जिस्ट दे दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं। लेकिन अगर आप डीप डाइव करना चाहते हो, आप बिल्कुल इसके जड़ तक पहुंचना चाहते हो, उसे एक्चुअली कहना चाहिए फील करना चाहते हो, तो वो फिर थोड़ा सा बेसिकली हायर लेवल का हो जाता है। वो ये खासकर हम पढ़ेंगे इन डिटेल में, कहाँ पे, क्वांटम केमिस्ट्री में। तो लेकिन वो आपके सिर्फ सीएसआई और नेट का और गेट के पार्ट का सिलेबस है, वो आपके एमपीपीएससी का और ग्रेड 1 के उसमें नहीं है। हालांकि ऐसा फील मत कीजिए कि यार फिर हमें कम मिल रहा है, नहीं, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटा हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, आपको ये नहीं लगेगा कि यार, आपको ऐसा ना लगे कि मतलब यार हमें तो पता ही नहीं, हमको सीधे सीधे बता दिया। लेकिन अगर वही चीज़ है, अगर थोड़ा डीप में जाना है, तो फिर उसके डिमांड फिर उस हिसाब से नेट और गेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अननेसेसरी मैं आपको उतना बता दूं और वो आपके सिलेबस का नहीं आएगा। तो जिस एग्जाम के लिए आप फोकस्ड हो, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो देखिए, क्वांटम नंबर्स हैं, तो अब अगर सवाल ये आता है कि यार क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली दे विल गिव यू द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेयर इट रिसाइड्स। मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बता देते हैं ये क्वांटम नंबर। जैसे कि आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे पता करना है कि आपकी मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, आप कहाँ पाए जाओगे, तो मुझे आपका क्या पता होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस। अब मैंने आपसे बोल दिया कि भाई मुझे ये बताओ कि आप एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, मुझे आपसे मिलना है। तो आपने बोल दिया ठीक है। मैंने बोला कहाँ रहते हो, तो आपने बोला एमपी में, मध्य प्रदेश। तो ये बताओ, केवल इतना सफिशिएंट है क्या? केवल मध्य प्रदेश बोलने से मैं आपकी लोकेशन को एग्जैक्टली पता ट्रेस कर पाऊंगा? नहीं। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, मैं क्या पूछूंगा फिर, अच्छा एमपी में तो हो, पर किस शहर में हो? तब बोलोगे भोपाल में। ठीक है। तो अब केवल ये दो चीजें बताने से काम चल जाएगा क्या? नहीं। भाई अब मुझे क्या बताना पड़ेगा, आपका लोकेलिटी बतानी पड़ेगी। मैं बोलूंगा भोपाल में, लेट से अशोका गार्डन में हूँ, लेट से एमपी नगर में हूँ, है ना ये। तो अब मुझे ये पता चल जाए कि आप एमपी में हो, अच्छा एमपी में भोपाल में हो, भोपाल में लेट से एमपी नगर में हो। और फिर क्या बताना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्ट आपका बिल्डिंग नंबर, कि अच्छा आप एमपी नगर में हो, 110 120 वॉट एवर भी जो आपका मकान नंबर है, बिल्डिंग नंबर है वो। तो मुझे ये चार चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। तो बोलोगे सर आपने यहाँ तीन करी है, एक और चौथी चीज़ होती है बेटा, कौन सी? स्पिन, जो चौथा क्वांटम नंबर होता है। हालांकि एड्रेस पता करने के लिए ये तीन चीज़ों का पता होना सफिशियंट है। ये स्पिन से हम जनरली एड्रेस का कोई लेना देना एज सच है नहीं। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर पता करना है, तो आपको उसकी एन, एल और एम की वैल्यू देख के उसका कंप्लीट एड्रेस पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा या कहाँ रहता है। आप एक एक करके समझते हैं ये क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ बताती है। ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, है ना, ये चीज़ हमने कल भी देखी थी। अब इसको हम अलग तरीके से समझते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एक एटम का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम बताएं क्या होता है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए आपका एक घर है, घर के अंदर क्या होंगे, कमरे। अच्छा, कमरे के अंदर क्या होंगी, अलमारियां, शेल्फ। और शेल्फ के अंदर बेसिकली पाई जाएंगी बुक्स। ठीक है। तो बेसिकली जब बुक्स जो गए, ये आपके लिए किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरह। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर बुक लोकेट करनी है, तो मुझे ये पहले पता होना पड़ेगा कि वो उसका होम क्या है, उसका घर कहाँ पर है। अच्छा, केवल घर पता करने से क्या एग्जैक्टली मैं उस बुक को पता कर लूंगा? नहीं, क्योंकि घर के अंदर तो बहुत सारे क्या होंगे, रूम्स होंगे। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा अच्छा इस घर में फर्स्ट फ्लोर में सेकेंड रूम में जाना है, तो मुझे उसके रूम के बारे में भी पता होना पड़ेगा। अच्छा, रूम के पता होने पर भी मुझे वो बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक्स रूम्स में क्या रखी होंगी, अलमारियाँ। अब एक घर में कितने रूम्स होंगे, कितनी अलमारियाँ होंगी, कितनी बुक्स रख सकते हैं, ये सारी कंडीशंस क्या हैं, वो हम अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अभी आपको पहले मैं एक मैप क्लियर कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी, होम के अंदर क्या होती है, होम के अंदर क्या होंगे, रूम्स। रूम्स के अंदर क्या होंगे, अलमारियाँ, शेल्फ। और शेल्फ के अंदर वो बुक होगी जिसका पता आपको लगाना है। ठीक है। इसी तरीके से, इसी एनालॉगी पे, होम जो है बेसिकली किसकी तरह काम करते हैं, शेल की तरह। शेल कह लो, या इसी को आप क्या कहते हो बेटा, ऑर्बिट कहते हो। और शेल के अंदर होते हैं बेटा सब शेल। ठीक है।
तो शेल क्या है? होम। सब शेल क्या है? रूम्स। और सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। और मैंने बताया था ना ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिटल वो जगह होती है ना। कह रहे हैं शेल्फ मतलब कोई एक फिजिकल अलमारी नहीं है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या पाए जाएंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शेल की। तो शेल के बारे में जानकारी कौन देता है? ये देता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल के बारे में बताएगा, मतलब आपको घर के बारे में बताएगा क्या होगा। अच्छा, एन की वैल्यू जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से। अब अगेन देखिए बेटा, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, आपके दिमाग में एक कीड़ा घुसना चाहिए कि यार एन की वैल्यू 0 से क्यों नहीं स्टार्ट करी, हमने 1 से ही क्यों स्टार्ट करी? भाई 1 टू इन्फिनिटी है ना, तो ये 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि इन सब के जवाब मिलेंगे लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स से मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको एज अ कहना चाहिए इसे ऐसा फैक्ट समझ के याद कर लो या समझ लो कि ये ऐसी चीजें होती है। अब आपको लगेगा सर आपने तो बोला था इनऑर्गेनिक में रटने जैसा कुछ नहीं होता, सब समझने का होता है, तो अभी भी बेटा मैं वही कहूंगा, ये क्यों होता है इन सबका रीजन है। लेकिन आपके लेवल पे खासकर अगर आप एमपीपीएससी या ग्रेड 1 के लेवल पर हो तो अभी आपके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, नेट वाले बैच के बच्चों को तो मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, है ना। वो बच्चे बोलते रहते हैं बेचारे कि सर भाई बस कर दो बस कर दो, बता दो। नहीं, मैं उनको वो कंप्लीट पूरी पिक्चर दिखाता हूँ, है ना। पूरी की पूरी जैसे है ना कंप्लीट पिक्चर होती है, वहाँ दिखता है। तो वहाँ उनको बिल्कुल अंदर उस रूम के अंदर, मतलब होम, होम के अंदर रूम, रूम के अंदर अलमारियाँ, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल दर्शन करा देता हूँ, इतना फील हो जाता है उन बच्चों को। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट होती है बेटा एग्जाम के, उस हिसाब से थोड़ी सी हमारी भी मजबूरी है समय के साथ, है ना। तो जैसा आपका कोर्स है उसके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि अगर हमने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चले गए तो अननेसेसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके भूलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू ध्यान रखिएगा 1 से इन्फिनिटी तक होती है। क्वांटम में समझेंगे इसको डिटेल में, क्यों 1 से होती है, 0 से क्यों नहीं होती। ठीक है, ये बेसिकली आपको किसके बारे में बताएगा? एन की वैल्यू आपको क्या बताएगी? शेल्स के बारे में, या ये कह लो ऑर्बिट के बारे में। और इसी से बेसिकली हमें इसके क्या पता चलती है? एनर्जी पता चलती है। तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पता करनी है तो वो हम किससे पता करते हैं? एन की वैल्यू से। तो ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन विल टेल यू अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी उसका पता हमें किससे चलेगा? एन की वैल्यू से, उसके शेल से। ठीक है, उसके ऑर्बिट से। क्लियर? नाउ देखिए, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अलावा जो पहला शेल होगा उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम क्या बोलेंगे? n इज इक्वल टू 1। सेकेंड शेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? n इज इक्वल टू 2। तीसरा होगा तो क्या बोलेंगे? n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इनको हमने एक नाम दिया है, इन एनर्जी लेवल्स को, इन एनर्जी स्टेट्स को हम एक नाम देते हैं। n इज इक्वल टू 1 को हम बोलते हैं के शेल। कहीं आपने सुना होगा, जो पहला शेल होता है वो होता है हमारा के शेल। तो कभी कभी एन की वैल्यू ना देके वो उसके नाम से बुलाता है, भाई नाम तो होना जरूरी है ना। एन इज इक्वल टू 1 के शेल। फिर के बाद क्या आता है बेटा? एल। अब बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं। बेटा ये तो बचपन में पढ़ा होगा यार, नर्सरी KG 1 में ABCD। के बाद क्या आता है? एल। एल के बाद क्या आता है? एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी एंड सो ऑन। बोलो ठीक है। तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा शेल? के शेल। एन इज इक्वल टू 2 मतलब एल, 3 मतलब एम, 4 मतलब एन, 5 मतलब ओ, 6 मतलब पी एंड सो ऑन। समझ में आया? ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या हैं? KLMNOP, ये सब आपके शेल के नाम हैं, नाम है। के शेल बोल रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। एल बोल रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है। एम बोल रहे हैं इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। समझ में आई ये चीज? चलिए, अच्छा एन से हमें और क्या क्या पता चलता है? तो एन की वैल्यू से हमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पता चलता है। डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस से उतना दूर जाता जाएगा। तो एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस डिस्टेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें
एन की वैल्यू से इलेक्ट्रॉन की क्या पता चलती है, एनर्जी भी पता चलती है। और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर जैसे जैसे दूर जाएगा एन की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए एनर्जी ऑफ द nth शेल इज गिवन बाई -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है इसको। पर ये फॉर्मूला होता है जहाँ जेड है, आपको पता है क्या होता है जेड, हमने सीखा था पहली क्लास में, एटॉमिक नंबर होता है। और एन क्या होता है, एन जो होता है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो जनरली हम ये फॉर्मूला हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब होता है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए ऐसे सारे एटम जो हाइड्रोजन के जैसे हैं, मतलब जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल Li2+, बेरिलियम 3+, एटसेट्रा। Li के पास Li का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 3। तो अगर हम उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बिल्कुल हाइड्रोजन के जैसा बन जाएगा। तो बेसिकली इन सब के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखोगे एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, कम, और माइनस में कोई चीज़ कम हो रही तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उसका मतलब जैसे जैसे एन बढ़ेगा, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और इसको आप लॉजिकली भी समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना पास रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और जितना पास न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे आपस में, उतना सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इनके बीच का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, है ना। अब क्योंकि दूर जा रहा है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए क्या होता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, उनको निकालना आसान हो जाता है। आगे चल के हम केमिकल पीरियोडिसिटी में पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है। जितना ज़्यादा दूर होगा उतना निकालना ज़्यादा आसान होगा, जितना पास होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। और वैसे भी दो अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी होती है, कूलम्बिक फोर्स, सब आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, हायर द value of n, higher will be the energy। जैसे जैसे n की वैल्यू ज़्यादा होगी वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद और क्या पता चलता है हमको n की मदद से, n की मदद से द वैल्यू ऑफ n विल डिटरमाइन द नंबर ऑफ सब शेल। ठीक है, नंबर ऑफ सब शेल, मतलब n की वैल्यू से हम ये भी बता सकते हैं कि कितने सब शेल होंगे, ये भी बता सकते हैं कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और ये भी बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हम बता सकते हैं किसकी मदद से, n की वैल्यू से। अब देखिए जनरली बहुत आसान है, n इजिकल टू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है। तो आपको पता है फर्स्ट शेल में केवल एक ही सब शेल होता है, कौन सा, s। और s ऑर्बिटल एक ही होता है, मतलब s एक ही होता है, सिंगल होता है। तो ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे, 1। अच्छा, ये आपको पता होगा थोड़ा सा आइडिया कि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। तो मतलब फर्स्ट शेल में कितने सब शेल, एक, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल, एक, और कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। समझ में आया। n इजिकल टू 2 आ जाए तो सेकेंड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल भी होगा और p भी होगा। तो s और p क्या है, ये मेरे ऑर्बिटल्स नहीं है, ये मेरे सबशेल्स है। तो n इजिकल टू 2 में 2 सबशेल्स होंगे, एक s और एक p। अच्छा, इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो s ऑर्बिटल तो एक ही होता है, और p कितने होते हैं, 3 होते हैं। p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px py एंड pz, px py एंड pz। थोड़ा सा इसको मैं दूर रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो ऐसे हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं, 4। तो 4 के अंदर कितने भर सकते हो, 8। बोलो ठीक है। अब आप बताओ n इजिकल टू 3 होगा तो कितने सबशेल होंगे, 3, एक s, एक p और एक d। अब इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो बेटा s सबशेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, p सबशेल में 3 होते हैं, और d सबशेल में तो कितने d ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा हमारे पास, 5।
अभी हम उसको देखेंगे एक एक करके। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड एंड डी पढ़े होंगे ना, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 5 होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो देखो 5 और 3 8 और 1 9। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए टोटल? 9 ऑर्बिटल्स हो गए। अरे हो गए ना, इन तीनों को मिला के टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 9 ही तो हो गए। और 9 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 18। तो क्या अब हम ये जनरलाइज कर दें कि अगर आपको n की वैल्यू पता है तो n की वैल्यू 1 पे कितने सबशेल आए? 1। n इजिकल टू 2 पे कितने सबशेल आए? 2। सबशेल 2 हैं, s और p। n इजिकल टू 3 पे कितने सबशेल आए? 3, s p और d। n इजिकल टू 4 पे कितने आएंगे? 4, s p d एंड f। n इजिकल टू 5 पे कितने आएंगे? 5। तो n इजिकल टू n पे कितने सबशेल आएंगे? n ही आएंगे। इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 1, अब देखो फॉर्मूला कह लो या सिंपली लॉजिक कह लो, कि नंबर ऑफ सबशेल, सबशेल मतलब समझ रहे ना क्या है? रूम्स हैं। नंबर ऑफ सबशेल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। बोलो फॉर्मूला हम एक लिख सकते हैं कि एक रूम मतलब एक घर में कितने रूम होंगे। अब ये मत बोलना कि जितने घर होंगे, तो थोड़ा सा बस वो है ना, तो यार ऐसे मत करना कि बिल्कुल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आप उसको विजुलाइज कर पाओ कि क्या होता है। जितने सबशेल्स होंगे उतने ही शेल्स होंगे, ठीक है? मतलब जितने घर उतने ही आपके कमरे। आपके पास अगर एक घर है तो एक ही कमरा होगा, 2 घर हैं तो 2 कमरे होंगे, ऐसे समझ लो, ठीक है? अब वो थोड़ा सा है ना विजुअली इनकरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से बोलना, बट अभी मैंने आपको पिक्टोरियली विजुलाइज करने के लिए बस ये चीज़ एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल। अच्छा अब कोई पूछे, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है बेटा आपका? शेल। ये क्या है आपका? सबशेल। ये क्या है आपके? ऑर्बिटल्स। और ये क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो शेल की वैल्यू अगर पता है तो आप सबशेल निकाल सकते हो, कितने? नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। दूसरा, नंबर ऑफ, अगर आपको ऑर्बिटल्स निकालने एन की वैल्यू से, तो क्या हमारे पास कोई जनरलाइज्ड फॉर्मूला है? क्या हम बार बार इस तरीके से काउंट करेंगे? अगर हमको एन इजिकल टू 10 दे दिया तो अच्छा पहले में एस, फिर दूसरे में एस और पी, अच्छा एस एक होते हैं, पी 3 होते हैं, तो टोटल 4, ऐसे नहीं। तब देखो एन इजिकल टू 1 थी तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने थे? 1। एन इजिकल टू 2 पर टोटल ऑर्बिटल्स कितने? 4। 4 कौन कौन से? 3 पी के और 1 एस के, पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 पी के हो गए और 1 एस के हो गए। एन इजिकल टू 3 पे कितने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा? 9। 1 एस के, 3 पी के और 5 डी के, 5 और 3 8 और 1 9। तो 1 में 1, 2 में 4, 3 में 9। तो अब क्या आपको रिलेशन समझ में आ गया? वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे बेटा? एन स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है? और तीसरी चीज तो बिल्कुल हलवा है, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फॉर्मूला विल बी 2n स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, 2n स्क्वायर। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? n इजिकल टू 1 पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 2 भर सकते हो क्योंकि n है ना। n इजिकल टू 2 पर तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 2 ज़ा 8। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 8। n इजिकल टू 3 पे कितने भर सकते हो? तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है? n इजिकल टू 4 पे कितने भर सकते हो? तो 4 का स्क्वायर 13, देन 32। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी ऐसे होती है, कैसे? आपके पास टोटल अभी तक जो डिस्कवर्ड है वो टोटल 7 शेल है, n इजिकल टू 1 से लेकर 7 तक। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो कैसे होती है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सेकेंड शेल क्योंकि बड़ा होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 8, और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। फिर तो आप बोलोगे 18, नहीं 8, टोटल 18 ना। तो भरते ऐसे हैं, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, 2 8 2 8 8 18 18 और 32, ठीक है? तो ये देखिए n इजिकल टू 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 में भी फिर आप 32 8 8 18 18 32 32 इस तरीके से हम भरते हैं। तो 2n स्क्वायर रूल ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी, ठीक है? अब आपको मैंने फॉर्मूले से और लॉजिक से दोनों से ही समझा दिया, ये भूलने की चीज़ नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। क्यों फिलिंग करते हैं? क्योंकि है ना
हम इसको 2 8 के बाद 18 क्यों नहीं कहा, ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि ना आपको एक कंसेप्ट पता होगा ऑक्टेट रूल का। जनरली स्टेबिलिटी जो होती है एटम की तब होती है जब उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, मतलब उसके जो आउटर शेल हो, वैलेंस शेल जिसे बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखा गया कि ऐसा सिस्टम स्टेबल होता है। और ये कैसे पता करा, ये हमने नोबल गैस की मदद से पता किया था। नोबल गैस आपको पता ही है स्टेबल होती है, इसलिए जनरली वो किसी के साथ कंपाउंड बनाना प्रेफर नहीं करती। हीलियम, नियोन, आर्गन नहीं बनाते कंपाउंड्स। तो ये इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हमने फिलिंग ऑर्डर क्या रखा, 2 8 8 18 18 32। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे से मैंने आपको बताया कि एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, एन की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी तो बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बट द एनर्जी गैप डिक्रीजेस, एनर्जी गैप कम हो जाएगा। एनर्जी गैप कम होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका पहला शेल है, ठीक है, ये आपका दूसरा शेल है, एन इजिकल टू 1 और ये एन इजिकल टू 2, ये दूरी आप देख रहे हो, ठीक है। जैसे ही एन इजिकल टू 3 आएगा, ये गैप पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चौथे वाले में ये गैप और कम हो जाएगा, पांचवें वाले में और कम हो जाएगा, छठे वाले में और कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। पहले दूसरे में गैप ज़्यादा है, दूसरे तीसरे में कम है, तीसरे चौथे में और कम है, चौथे और पांचवें में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एन बढ़ रहा है, डेफिनेटली अगर इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, इसकी E4, इसकी E5 और इसकी E6, तो क्या रिलेशन होगा, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, ये ग्रेटर होगा किसके, E3 माइनस E2 के, एंड सो ऑन। तो एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एनर्जी गैप कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब तीसरे और चौथे के बीच में भले डिफरेंस एक शेल का है, लेकिन इनका जो एनर्जी गैप होगा, डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच की दूरी होगी, वो कम होगी एज कम्पेयर टू 1 और 2 के बीच में। मतलब 2 और 3, 1 और 2, गैप दोनों में एक ही शेल का है, लेकिन जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी उनके बीच की दूरी भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक, तो ये अभी हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखा किसका, एन का। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, एल से। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। ठीक है, इसे हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी डिस्कवरी सोमरफील्ड ने की थी, है ना। ये खासकर अगर आप MPPSC के एग्जाम दे रहे हो तो है ना, इन पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी खोज या इसका इसका नाम दिया था नील्स बोर ने। तो इस पे भी सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए मैं लिखवाना पसंद कर रहा हूँ। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसने दिया था नाम, सोमरफील्ड ने। अच्छा, ये क्या है आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर है। मैंने आपको कहा था ये क्या है, आपको ये क्या बताता है आपका, ये आपके क्या है, ये आपके सबशेल्स हैं, रूम्स हैं। और ये आपको क्या बताएंगे, तो जैसे एन आपको क्या बताता था, एनर्जी बताता था इलेक्ट्रॉन्स की, ये आपको क्या बताएगा, ऑर्बिटल का शेप बताएगा। ठीक है, तो एन क्या बताता था, साइज। एन क्या बताता था, साइज बताता था। क्यों, जैसे जैसे एन की वैल्यू बड़ी होगी एटम का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, अरे शेल्स अगर बढ़ते जा रहे हैं, है ना, मतलब पूरा का पूरा एक ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो ओवरऑल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक। अरे भाई, कि मान लीजिए कि आपका ये न्यूक्लियस यहाँ है और इसके 1 2 3 4 शेल है, तो इसका जो साइज होगा वो कौन सा होगा, वो हम यही वाला साइज तो कंसिडर करेंगे, न्यूक्लियस से लेके आउटर शेल तक की दूरी का। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एटम का साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो चाहो तो लिखना हो तो लिख लो, एन की वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ एटम, उनके एटम का साइज होगा।
अब एटम का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल्स का भी साइज बढ़ेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये आपको साइज नहीं बताता बेटा। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ आपको क्या बताती है, शेप बताती है। किसके, सबशेल का या ऑर्बिटल्स का शेप बताएगी आपको। तो एल क्या हुआ आपका, रूम्स हो गए। तो रूम का क्या शेप होगा, ये किसकी वैल्यू बताएगी, एल की वैल्यू बताएगी। ठीक है, अब ये कैसे बताएगी, तो देखिए बेटा एल की वैल्यू अगर 0 है तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिट होगा, इसका शेप क्या होगा, एस। एस का मतलब होता है, अब देखिए बेटा एल की वैल्यू अगर 0 होगी तो शेप क्या होगा, स्फेरिकल। क्योंकि एल इज इक्वल टू 0 है तो हमारा ऑर्बिटल जो होता है वो कौन सा होता है, एस ऑर्बिटल होता है, और इसका शेप होता है स्फेरिकल। अच्छा, नाम इसका जो है ना वो शार्प है, ठीक, नाम शार्प है और शेप स्फेरिकल है। एल इज इक्वल टू 1 होगा तो शेप क्या होगा, डम्बेल शेप। और ऑर्बिटल कौन सा होगा, पी, और इसका नाम प्रिंसिपल है, इसलिए पी, पी मतलब प्रिंसिपल, एस मतलब शार्प, एस मतलब स्फेरिकल नहीं, शार्प नाम है। एल इज इक्वल टू 2, तो 2 का क्या होता है आपका, डबल, डम्बेल शेप का होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है, डी, डी का मतलब होता है बेटा डिफ्यूज। इसी तरीके से एल इजिकल टू 3 है तो शेप बेटा इसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक, ऑर्बिटल कौन सा होगा आपका, एफ। ठीक है, और नाम क्या होगा, फंडामेंटल। इसी तरीके से एल इजिकल टू 4, तो 4 वाला क्या होगा, जी, जी मतलब जनरलाइज्ड। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एल किसका क्या मतलब होता है। तो एल की वैल्यू 0 होगी तो क्लियरली दिमाग में आना चाहिए, अच्छा एल इजिकल टू 0 है मतलब ये सारी चीजें बेटा आपको पता होंगी, है ना। आप, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको, मुझे पता है कुछ कुछ बच्चों को ये बोर लग रहा होगा, उनको ये फील आ रहा होगा कि यार ये चीज़ तो हमें पता है, तो आप चाहो तो बेटा इसे स्किप कर सकते हो, बट पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूँ अब तक आपने अगर पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला होगा, आई एम डैम श्योर। क्लियर, चलिए तो पढ़ते हैं आगे। तो एल की वैल्यू अगर 0 है तो क्या दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा एस ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, एस सबशेल की बात हो रही है। एस सबशेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। एल इजिकल टू 1 है तो पी सबशेल की बात हो रही है, तो पी सबशेल के अंदर 3 होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स। अब कितने होते हैं वो अभी हमें मतलब नहीं है, अभी बस हमें इसका मतलब ये है कि एल की वैल्यू से हमें, एल की वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, हमें कौन सा शेप पता चल रहा है। तो एल की वैल्यू 1 है तो पी, पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब, पी मतलब डबल शेप का होगा, डी मतलब डबल डबल शेप का होगा, एफ मतलब कॉम्प्लेक्स शेप का होगा। क्लियर ये चीज। तो अब ये चीज समझ में आई। एन, एन हमें क्या बताता था, फिर से आ जाओ जरा, क्या बताता था, होम के बारे में, घर, घर के अंदर क्या होते हैं, कमरे, कमरे की वैल्यू किससे पता चलती है, एल से। ठीक है, अच्छा अब कमरे के अंदर मैंने क्या कहा था, अलमारियां रखी होंगी। तो मुझे ये बताओ कि अगर एल इजिकल टू 0 है तो इसके अंदर कितनी अलमारियां होंगी, कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये तो बेसिकली आपका सबशेल है। एल इजिकल टू 0 क्या है आपका, दिस इज योर सबशेल। इसके अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स, और इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉजिकली समझते हैं, फिर हम फॉर्मूला भी बना देंगे। एल इजिकल टू 0 है तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा। एक सबशेल के अंदर एल इजिकल टू 0, एल इजिकल टू 0 मतलब कौन सा सबशेल, एस, ये लिखवाया है, ये चीज तो ध्यान होनी चाहिए, ये चीज। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो एल इजिकल टू 0 है मतलब एस सबशेल है, एस सबशेल है इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल्स होंगे, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दो। एल इजिकल टू 1 है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो एल इजिकल टू 1 है तो ये हमारा कौन सा सबशेल है बेटा, कौन सा सबशेल है, पी सबशेल। और पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और 3 के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हो, 6। एल इजिकल टू 2 है तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 5, कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 10। एल इजिकल टू 3 है तो
7 ऑर्बिटल्स होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भर सकते हो कितने, 14। तो मुझे बताओ अगर एल की वैल्यू गिवन है तो क्या आप मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हो, फॉर्मूला। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2l+1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 × 2l+1, डबल होगा इसका। देखो ना, एल की वैल्यू पुट करो जीरो की, एल की वैल्यू पुट करो तो एल की वैल्यू जीरो होगी, तो 2l+1 कितना हो जाएगा, 1। एल की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू, अरे इस फॉर्मूले में पुट करना बेटा, 2l+1, तो 2 × 1 सॉरी 2 × 1 2 + 1 3। तो इसका मतलब अगर एल दिया है और ऑर्बिटल्स पूछे हैं तो निकाल सकते हो। अच्छा, अगर शेल दिया हो और ऑर्बिटल्स पूछे हो तो बेटा ये चीज ध्यान रखना, अगर शेल दिया हो और ऑर्बिटल्स पूछे हो तो n², अगर सबशेल दिया है मतलब एल की वैल्यू दी है और ऑर्बिटल्स पूछे हैं तो 2l+1 और इलेक्ट्रॉन्स डबल इसके। ठीक है, तो बेटा देखो अब मैं फिर से ना n से स्टार्ट करूँ, n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 है तो कितने सबशेल होंगे, मैंने आपको कहा था कि सबशेल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल, तो सबशेल एक ही होगा। अगर एक ही सबशेल है तो एल की वैल्यू डेफिनेटली कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। जीरो का मतलब कौन सा सबशेल, कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल एक ही होता है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी, एन की वैल्यू 2 है तो कितने सबशेल होंगे, 2, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एक 0 और एक 1। फॉर एल इज इक्वल टू 0 क्या बताएगा, एस ऑर्बिटल को, एल की वैल्यू 1 पी ऑर्बिटल्स को, तो दो सबशेल होंगे, एक एस सबशेल और एक पी सबशेल। एन इज इक्वल टू 3 पे एल इज इक्वल टू 0 1 और 2, तीन सबशेल होंगे ना, एक 0 मतलब एस, एक 1 मतलब पी, नाम दे दिया है बस इसको। तो एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0। एन की वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम वैल्यू एल की कितनी हो सकती है, 1, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूँ। एन की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम वैल्यू एल की 2 है। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल, मैक्सिमम चाहो तो लिख लो, वह होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज इक्वल टू n-। ठीक है, तो ये सारी चीजें काम आएंगी, फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, काम आएंगे, हो सकता है आपको पहले से पता हो। तो एल की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, n-1 ही होगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कौन सा ऑर्बिटल या कौन सा सबशेल, कौन सा रूम न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा पास है, तो ऑब्वियसली ये एस सबशेल है। इसके बाद कौन है, पी, इसके बाद कौन है, डी, और सबसे दूर कौन है, एफ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्लोजनेस की, तो कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्लोज है, एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। लेकिन अब ध्यान देना, मैं अगर एनर्जी की बात करूं, एनर्जी ऑफ सबशेल की या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की, तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, तो कैसे बताओगे, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं यू आर इन द विद इन सेम शेल, सेम शेल के अंदर बात कर रहा हूं। तो ये बताओ न्यूक्लियस से जो सबसे पास होगा वो कौन सा सबशेल होगा, एस, कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल होगा। तो जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा पास होगा, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना पास होंगे सिस्टम क्या होगा उतना स्टेबल। और नेचर की टेंडेंसी ये होती है कि जो सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होता है एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी उसकी क्या होती है, कम। तो द मिनिमम द एनर्जी द मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये आपको शायद पता होगा। भाई कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल है तो वो इधर उधर तामझाम क्यों करना चाहेगा। आप सोचो कि आप अपनी लाइफ में अगर स्टेबल हो, अभी आप स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो, अभी आप अनस्टेबल हो, तभी तो इधर उधर देख रहे हो कि ये कोर्स भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यहाँ की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, वहाँ की भी कर लूँ, ये अच्छा है वो अच्छा है, आप 10 प्रपंच कर रहे हो, क्यों, क्योंकि अभी आप अनस्टेबल हो। आप सोचो एक बार आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया और आपकी एक बार अच्छी सरकारी नौकरी लग गई, सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना, तो अब आप क्या हो जाओगे, स्टेबल। अब भी अनस्टेबल रहोगे क्या, नहीं, अब आप क्या हो जाओगे, स्टेबल। तो क्या फिर इतना जिद्दोजहद करोगे, नहीं, बस आप 9 से 5 की ड्यूटी करोगे, आपको पता 1.5 लाख रुपए महीने के आने, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो नेचर भी ऐसा ही होता है, नेचर में भी जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है उसकी एनर्जी कम होती है, या ये कह लो कि जैसे जैसे सिस्टम अपनी एनर्जी कम करता जाता है वैसे से वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये मुझे बताओ कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। तो जितना पॉजिटिव और नेगेटिव पास होंगे तो जो कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी,
और उतना ही सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि ना अब ये इसको दूर जाने देगा ना ये दूर जाना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर दूर जाना चाहेगा तो न्यूक्लियस खींच लेगा, तो ना ये जाने देगा ना ये जाना चाहेगा कि भाई ठीक है बाहर जाके क्या ही मिलना है, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, आराम से मिलकर बॉन्ड बनाओ। समझ में आई चीज? तो इसका मतलब अगर मैं क्लोजनेस पूछूं तो सबसे ज्यादा क्लोज एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। लेकिन मैं अगर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूं तो एस की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। क्यों? एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इसकी एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो मतलब मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और एफ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। चलिए मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मैंने अगर आपसे बोला एन की वैल्यू 4 है, शेल की वैल्यू 4 दी, तो मुझे बताओ इसके अंदर कितने सबशेल्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एन की वैल्यू 4 है तो मैंने कहा था नंबर ऑफ सबशेल तो उतने ही होंगे, 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू एन स्क्वायर 16। गिना भी सकते हो ना, 16 कैसे, तो एन इज इक्वल टू 1 पर तो केवल एक ही ऑर्बिटल एस, एन इज इक्वल टू 2 पे एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हो गए, 4। एन इजिकल टू 3 पे क्या होगा, एस भी होगा, 3 पी भी होंगे और 5 डी भी होंगे, तो कितने हो गए, 9। और एन इजिकल टू 4 पे अगर आप जाओगे तो एस भी होगा, 3 पी भी होंगे, 5 डी भी होंगे और 7 एफ भी होंगे। तो इन सबको जोड़ोगे 5 और 3 8 और 1 9, और ये कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। एन इजिकल टू 4 के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 16, 1 एस, 3 पी, 5 डी और 7 एफ। ठीक है, तो ये एन स्क्वायर आ गया। तो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 16 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 32। ठीक है, अब मैं आपको स्पेसिफिकली ये बोल देता कि भाई बताओ 4D, मगर आपको दे के बताता कि 4D इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो 4D जब मैंने आपको दे दिया तो इसका मतलब मैंने आपको n की वैल्यू भी बता दी और l की वैल्यू भी बता दी। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4, और अगर मेरा ऑर्बिटल d है तो d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 2 आती। तो जब मुझे l की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब मैक्सिमम जो ऑर्बिटल्स इसके अंदर आ सकते हैं वो है 2l+1, 2l+1। तो l की वैल्यू 2 रखेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 4D के अंदर आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से, वही 5, dxy, dxz, dyz, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस, ये नाम जो दिया था वो दिया था जीमन एंड लिंडे ने। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है आपको, ये बताता है इट टेल्स अस अबाउट, सबसे पहली चीज तो हमें ये बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, एज वेल एज उनके ओरिएंटेशन के बारे में भी बताएगा। मतलब शेप के बारे में भी बताएगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताएगा कि कितने होते हैं, और उनके ओरिएंटेशन के बारे में भी बताएगा। कैसे बताएगा, देखिए एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू जो होगी ये होगी 2l+1। क्यों, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं कि अगर हमें सबशेल पता हो तो 2l+1 से, वो हमने देखा था। तो l की वैल्यू 0 है तो m इजिकल टू 2l+1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 1 का मतलब डेफिनेटली ये क्या होगा, हमारा s ऑर्बिटल होगा। अच्छा, s ऑर्बिटल स्फेरिकली क्या होता है, मतलब स्फेरिकली क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, एक जैसा होता है। तो इसलिए m की वैल्यू बेटा क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। तो फॉर l इजिकल टू 0, m इजिकल टू 0, m इजिकल टू 0 का मतलब है एक ही वैल्यू आएगी m की, और कौन सी आएगी, वो 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि m की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। अगेन क्यों फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इंटीजर ही क्यों होनी चाहिए, और ऐसा ही क्योंकि 0 फिर +-1, 0 के बाद सीधे +2 क्यों नहीं। अगेन ये सब डिटेल डिस्कशन है बेटा क्वांटम के टॉपिक का, वहां बड़े आराम से बहुत अच्छे से बिल्कुल डीप में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हर सवाल का जवाब आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देगी, क्वांटम मैकेनिक्स देगी। दैट इज द ब्यूटी एंड दैट इज द पावर ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। आपको हर सवाल छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, सड़े से सड़ा क्यों ना हो, अभी आप क्या करते हो, चीजें याद करते हो। देखो कैसे याद करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ये तो आपको पता है।
ये ऐसा नहीं कि मेरे से पहली बार आप सुन रहे हो, आपको ये ऑलरेडी पहले से पता था, 11th 12th में ही पता होगा ना, पहली बार आपको कब पता चला? 11th या 12th में पता चला होगा एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। बट मैं अगर आपसे पूछ लूँ यहीं पर स्फेरिकली क्यों होता है, भाई स्फेरिकल स्फेरिकल होता है ना ये, स्फेरिकली क्यों होता है? ट्राइंगुलर होता तो मजा आता, स्क्वायर क्यों नहीं होता? पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बल शेप। ये रोम्बस क्यों नहीं होता, या इनफैक्ट और कुछ क्यों नहीं होता? तो ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने अपनी मर्जी से जो उन्हें अच्छा लगा वो उन्होंने दे दिया, ये सब जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हो। और मैं अपने ऑफलाइन बैच में, खासकर ये नेट और गेट के बैच के बच्चों को तो पूरा डिटेल में दिखा के पिक्चराइज करा के बताता हूँ कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल ही हो सकता है और दूसरे शेप का हो ही नहीं सकता। पी ऑर्बिटल क्यों डम्बल शेप का है, उसका रीजन भी हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता चलता है। तो जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये चीजें आती हैं। जैसे पी ऑर्बिटल है, अब आप उससे मैं पूछूं पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 3। तो बेटा 3 ही क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं होते? डी कितने होते हैं, 5। तो 3 के बाद 5 क्यों आ रहा है, 3 के बाद 3 4 5 6 ऐसे क्यों नहीं आया? या तो 3 होंगे या तो 5 होंगे या तो 7, ऐसे ही चलता है ना। S1 P3 D5 यही चलता है, तो ऐसा क्यों? चौथा क्यों नहीं है, छठा क्यों नहीं है? अच्छा, आपको लग रहा है सर ये तो कभी सोचा नहीं हमने। हाँ बेटा, तो इसीलिए तो कह रहे हैं इनऑर्गेनिक चीज समझने की होती है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज मजे की बात बताता हूँ, पी ऑर्बिटल्स, 3 जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपने कहे, नाम बता सकते हो उनके कौन कौन से होते हैं, PX PY और PZ। अच्छा, इनका नाम XYZ ही क्यों है, ABCD क्यों नहीं? हाँ, तो मुझे पता है सर, इसका जवाब तो हमें पता है, हमें पता है इसका जवाब क्या, कि सर वो XYZ 3 एक्सेस होती है ना, इसलिए। तो अच्छा एक बार बताओ कि अगर ऐसा है तो फिर डी तो 5 होते हैं, कौन कौन से हैं आपको पता होगा, DXY, DXZ, DYZ, DX² - Y²। तो अगर ऐसा ही है कि ये एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो DZ² होता है, तो DX² क्यों नहीं होता भाई, DY² क्यों नहीं होता? अच्छा, DX² - Y² ही क्यों होता है, DX² + Y² क्यों नहीं होता? कभी सोचा ये, दिमाग की बत्ती जली? DZ² होता है, DXY होता है, तो DXYZ क्यों नहीं होता? अरे जब DXY हो सकता है तो DXYZ क्यों नहीं होता? तो बोलोगे सर ये एफ में होता है, ये एफ में FXYZ होता है, वहां पे FZ³ होता है, लेकिन यहाँ DZ² ही रह जाता है बेचारा, क्यों? तो ये सारी चीजें जब हम क्वांटम पढ़ते हैं ना, तब उसकी हमें ब्यूटी समझ में आती है, उसकी खूबसूरती क्वांटम की तब समझ में आती है कि अच्छा, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था वो सिर्फ उस समय समझ पढ़ा था, रटा था, मतलब ज्यादा से ज्यादा समझा था, लेकिन फील नहीं किया था, उसे विजुलाइज नहीं किया था। क्यों ऐसा होता है वो हमें नहीं समझ में आएगा, वो क्वांटम से समझ में आएगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है, क्वांटम जब आएगा मैं आपको पूरी पिक्चर इतने अच्छे से 3D में दिखाऊंगा बना के यहाँ पे, मतलब 3D में ऐसा नहीं एनिमेशन से नहीं, नॉर्मली बिल्कुल बोर्ड पे, है ना, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, खुद ड्रॉ करके एक एक चीज ऑर्बिटल आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल ही क्यों होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का ही क्यों होता है, उसको होना ही पड़ेगा वैसा। ठीक है, तो बात की बात है, तो इंतजार कीजिए, जब आपकी क्वांटम स्टार्ट होगी तब हम वहां पर बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए एम की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, 0 +1 -1 या +-2 +-3 एंड सो। तो एल की वैल्यू अगर 0 है तो एम की वैल्यू 12 + 1 होगी। रेंज क्या होगी अगर कोई पूछे, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ये होगी -L से +L तक। जैसे मैं समझाता हूँ, L = 0 है, एम की वैल्यू, अगर हम एल की वैल्यू 0 रखें तो 12 + 1 में तो एक ही आ रही है, और एक ही अगर आ रही है तो एम हमेशा 0 से होगा, तो 0 से स्टार्ट करना है। देखो एम यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, एम की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, एल की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट हो रही है, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, एन 0 नहीं हो सकता, ये तो बहुत नाइंसाफी। एल 0 से हो गया, एम 0 से हो गया, एन नहीं हुआ। अगेन अगेन दिस आर ऑल द ब्यूटीफुल एक्सपेक्ट ऑफ क्वांटम। बोलो सर एक काम करो, पहले क्वांटम ही पढ़ा दो। तो बेटा वो वैसे नहीं चलेगा, जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं कि रटना कुछ नहीं है, समझना है, फील करना है उस चीज को, ब्यूटी समझिए आप इनऑर्गेनिक की। L = 0 होगा तो M = क्या होगा, 0 ही होगा। अच्छा, L = 1 होगा तो M की वैल्यू क्या क्या होंगी, तो 12 + 1 होगा तो कितनी होंगी L की वैल्यू, 1 रखिए, 12 + 1 में 2 × 1 + 1 3 होंगी। तो M की 3 वैल्यूज होंगी, तो 3 कौन कौन सी होंगी, -1, 0 और +1, -L से +L। तो L की वैल्यू 1 है तो -1 से +1 तक, इसके बीच में 0 आना जरूरी है, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। L = 2 है तो M की वैल्यू कितनी होगी, 5, कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2 तक।
-2 -1 और इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए 0 +1 और प्लस। L इज इक्वल टू 3 है तो m की वैल्यू कितनी होगी 7। कहाँ से कहाँ तक -3 से +3 तक 0 +1 +2 और +3 और इसी तरीके से बाकी के आप निकाल सकते हैं। समझ में आया ये चीज़ आपको। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी n और l की वैल्यू क्या है सेम है। ठीक है, n और l की वैल्यू सेम है तो ऐसे ऑर्बिटल्स इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते या बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तो इनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती। और मैंने आपको पहले ही कहा है एनर्जी की वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल्स की या किसी भी इलेक्ट्रॉन की कहाँ से पता चलती है एन की वैल्यू से। तो अगर एन और एल की वैल्यू सेम है, एन की वैल्यू भी सेम है और एल की वैल्यू भी सेम है, तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी वैल्यू भी क्या होगी, उनकी एनर्जी भी क्या होगी सेम होगी। और ऐसे ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सेम एनर्जी दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 3 है तो पहले ही मुझे बताओ अगर n की वैल्यू 3 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। l की मैक्सिमम वैल्यू n-1 हो सकती है, डेट इज 2 हो सकती है। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू सॉरी अगर 2 है मैक्सिमम वैल्यू अगर हम पकड़ लें तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो हमारा d ऑर्बिटल्स होंगे। और ये कितने होंगे, ये 5 होंगे 2l+1। ठीक है, फॉर्मूला का सीक्वेंस बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 कौन कौन से होंगे, तो मैं यहां बना लेता हूं 5। 5 कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5। बोलो ठीक है, कौन कौन से लिख लो चाहो तो dxy dxz dyz dx² - y² और dz²। ठीक है, अब इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो इन सब के लिए एन की वैल्यू तो सेम है बेटा 3 है, 3d के ही हैं सारे के सारे। तो ये पूरे के पूरे 5 डी ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। मतलब इन सब की एनर्जी क्या होगी सेम होगी। अब अगर इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी और कुछ की क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये क्या कर जाएंगे स्प्लिट कर जाएंगे। एंड द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड जीमैन स्प्लिटिंग या जीमैन इफेक्ट। और वही चीज अगर इनकी स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होती है तो इसको हम कहते हैं बेटा स्टार्क इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीमैन स्प्लिटिंग। ठीक है, तो अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूं, पूरा तो क्वांटम से ही समझ में आएगा। देखिए एस ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है तो आप किसी भी एक्सिस से लगाओ, एक्स से लगाओ, वाई से लगाओ, जेड से लगाओ, इनफैक्ट किसी भी डायरेक्शन से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो हर जगह से क्या दिखाई देगी सेम ही दिखाई देगी। इसका मतलब एस ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट नहीं करेगा। तो इसका मतलब L इज इक्वल टू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब ये स्प्लिट करने वाला नहीं। इसका मतलब फॉर L इज इक्वल टू 0 M इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर। अब L इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास P सबशेल्स हैं और P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक PX होता है, PY होता है और एक PZ होता है। तो PX किस एक्सिस के अलोंग ओरिएंट होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, PY वाई एक्सिस के अलोंग और PZ जेड एक्सिस के अलोंग। तो इसको जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखूंगा तो अगर PX ऑर्बिटल है तो डेट विल बी हायर इन एनर्जी। क्यों, डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। जबकि PZ ऑर्बिटल होगा तो PZ और PY की एनर्जी क्या होगी कम होगी। समझ में आया। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हमारे पास L की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास L की वैल्यू 1 के लिए कौन से ऑर्बिटल से, हमारे P ऑर्बिटल से। तो इनको जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ये 3 अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं।
या तो ये अलाइन कर लेंगे सारे अलोंग द फील्ड +1, सारे अलोंग कर लेंगे अगेंस्ट द फील्ड -1 या 0, मतलब कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल्स 3 में स्प्लिट करेंगे। d ऑर्बिटल्स कितने में करते हैं? 5 में स्प्लिट करते हैं, +2 +1 0 -1 -2। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इनमें से किसी को भी कोई सा भी नंबर दे सकते हो, लेकिन स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है? +2 से, +1 0 -1 और -2 ऐसे। अब +2 में आप इसको dxy भी लिख सकते हो, dyz, पांचों ऑर्बिटल्स में से किसी को भी आप +2 दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जैसे आप p ऑर्बिटल्स होते हैं तो बेटा p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं आपके पास? 3 होते हैं, तो m की वैल्यू कितनी होगी? तो p ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0, l की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो m की वैल्यू कितनी होगी? -1 से +1, तो हमेशा इसको +1 लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे और इसको -1 लिखेंगे। स्टैंडर्ड कन्वेंशन ये। आप चेंज कर सकते हो ऑर्डर, दिक्कत नहीं, पर इस तरीके से लिखा जाता है +1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट कौन सा आता है बेटा हमारा? लास्ट आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। स्पिन क्या होता है भाई? हर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपनी एक्सिस में क्या करता है? रोटेट करता है। तो जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखोगे, तो बेसिकली क्योंकि ये रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो ये खुद एक क्या क्रिएट करेगा? अपनी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा कि कोई भी चार्ज बॉडी जब रोटेट करती है या रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस के अलाउंग, तो क्या जनरेट करती है? एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, या तो ये अलाइन कर सकती है अप्लाइड फील्ड के अलाउंग, तो ऐसे में हम इसको बोल देंगे स्पिन अप, ऊपर वाले स्पिन से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होगी +12। ठीक है, या तो ये अलाइन करेगी अगेंस्ट द फील्ड, स्पिन डाउन, इसको हम क्या बोल देंगे? -12। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो अलोंग द फील्ड करे या तो अगेंस्ट द करे, तीसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो हर इलेक्ट्रॉन की केवल दो ही स्पिन हो सकती हैं, या तो +12 हो सकती है या तो -12। अब ये +12 क्यों होती है? 3/2 क्यों नहीं होती? 1 क्यों नहीं होती? अगेन ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इनको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में एक नाम देते हैं फर्मियंस। फर्मियंस मतलब वो होते हैं जिनकी हाफ इंटीजर स्पिन होती है। ड्यूटेरियम जो होता है ना, ये बोसॉन्स होता है। जैसे ड्यूटेरियम आपने पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, उसके लिए स्पिन की वैल्यू 1 होती है, वो हाफ नहीं होती। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बातें करें तो इन सब के लिए जो स्पिन होती है ये हमेशा हाफ कंसिडर करते हैं, आए तो हाफ, या तो +12 है तो -12। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जैसे बोरॉन का न्यूक्लियाई है, तो बोरॉन के न्यूक्लियाई की जो स्पिन वैल्यू होती है वो 3/2 होती है। तो वो डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा कितनी होती है? हाफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी की सारी चीजें है ना, सब क्वांटम मैकेनिक्स के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही आई हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बोले सब तो वहां से आई हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे? आपने ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि पढ़ी नहीं है, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं, पर आपको ये पता होनी चाहिए कि आ कहाँ से रही। एटलीस्ट आपके लेवल पे अगर आप जैसे मान लीजिए ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन पता तो हो कि इसका सोर्स कहाँ से आया है। भले आपको नहीं पता कि वो कैसे आया हो, लेकिन आपको ये तो पता होनी चाहिए ना कि आई कहाँ से। वो मेरा पर्पस है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्विकली रिवाइज कीजिए फटाफट। अब कॉपी बंद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए, सब लोग अपनी कॉपी बंद कीजिए। बस सर, सब लोग अपनी कॉपी बंद करो, नहीं तो वर्चुअली मैं आके फिर बंद कर दूंगा तुम लोगों की कॉपी। बता रहा हूँ, बंद करो और फटाफट रिवाइज करो। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ऑर्बिटल्स पढ़े। सबसे पहले ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक जोन होता है, वो एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इन ऑर्बिटल्स को हम कैरेक्टराइज करते हैं 3 क्वांटम नंबर n, l और m से। इनकी वैल्यू क्या बताती है? ऑर्बिट का साइज या शेल के बारे में। इससे हमें क्या पता चलता है? एटम का साइज और एनर्जी। अच्छा, n की वैल्यू अगर हमें पता है तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। शेल के अंदर होते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जैसे घर के अंदर होते हैं कमरे, तो घर क्या हो गया आपका? शेल हो गया। कमरे क्या हो गए आपके? सब शेल हो गए। कमरे के अंदर रखी अलमारियां ऑर्बिटल्स हो गए, और अलमारी के अंदर बुक्स जो आपके एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एक शेल में कितने रूम्स होंगे? n²। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2n²। सबशेल के अंदर आ जाए। अब मैं पूछूं कि सबशेल के अंदर एक रूम के अंदर कितनी अलमारियां होंगी? तो 2l+1। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो
डबल उसका 2 इंटू 2l+1। समझ में आया। m पर आ जाए, अब हम अलमारी पे आ जाएं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो m की वैल्यू, अगर आपको l की वैल्यू पता है, लेट से l की वैल्यू 1 दे दी, तो कितने होंगे 2l+1। रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी m की वैल्यू की, -l से +l तक। जैसे l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा हमारा s। l की वैल्यू 1 है तो p, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो ये बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब एम की वैल्यू हमें दो चीजें बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आपको एल की वैल्यू अगर जीरो जीरो दे दी तो कितना होगा, 2l+1 के हिसाब से 1 ही आएगा, और 1 आ रहा है मतलब s होगा। एल की वैल्यू 1 है तो 2l+1 के हिसाब से 3 होंगी। कौन कौन सी 3 होंगी, -l से +l, -1 +1 और 0। एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू 5 होंगी। कौन कौन सी, +2 से -2, +l से -l, या -l से +l, वॉट एवर। समझ में आ गया ये चीज आपको। तो ये m की वैल्यू आपको क्या बताता है, एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है और उनका ओरिएंटेशन बताता है, कहां पे कहां तक है, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को देखिए, मैं आपको 3D में विजुअलाइज करके बताता हूं। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बता रहा हूं, इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का मतलब क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस में रोटेट करता है। तो जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो या ये तो अपने आप, या तो ये अपने आप को अलोंग द फील्ड ओरिएंट करेगा +½ या तो अगेंस्ट द फील्ड करेगा -½ ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली हमने पढ़ा। अब इसके आगे नेक्स्ट तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ के आइएगा। आई होप कन्फ्यूजन जैसी तो कोई बात नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर है तो प्लीज़, है ना, आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एक डेडिकेटेड बैच मैंने आपके लिए ग्रुप क्रिएट किया है व्हाट्सएप पे, आप उसमें अपने सवाल पूछ सकते हो। और लाइव में हर हफ्ते आपके साथ आऊँगा, तो जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, और एक्सटेंसिवली हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रिपेयर रहिएगा। मैं आपको एक डीपीपी, एक असाइनमेंट आपको दूंगा जो आपको करने हैं, इसी लेक्चर के खत्म होने के जस्ट बाद शाम तक आपको आ जाएंगे। और एक असाइनमेंट कल हम क्लास में करेंगे, ठीक है। तो 2 असाइनमेंट्स और एक डीपीपी आपको मिलेगी, ये चीज़ करनी है। प्रैक्टिस शीट मैं अभी नहीं दूंगा, अभी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है प्रैक्टिस शीट की। जब मुझे लगेगा प्रैक्टिस शीट की ज़रूरत है मैं तब दूंगा। अभी आप ये जो नोट्स बना रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसी से अपने नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा। पर अभी जितना मैं कह रहा हूँ उतना कीजिए। मैं हमेशा इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, मेरे साथ चल सकते हो, मेरे पे भरोसा कर सकते हो तो करो। नहीं लगता भरोसा करना, या नहीं हो रहा भरोसा, तो अभी भी 7 दिन हैं आपके रजिस्ट्रेशन से, तो विद इन 7 डेज आप अपना एडमिशन वापस ले सकते हो, ठीक है। मेरे साथ पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों, मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। और दूसरी बुरी आदत है, डीप तक ले जाता हूँ, पूरा एडवांस तक ले जाता हूँ। मतलब जहाँ तक ज़रूरत है आपकी, अगर आप नेट के हो तो पूरा एडवांस तक जाएगा, नहीं हो तो जितना है उतना जाएगा। भगाने का फीचर मेरे अंदर है ही नहीं। तो 2-3 प्रॉब्लम है ये सारी की सारी मेरे अंदर। इससे अगर आप एडजस्ट कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो चॉइस इज अल्टीमेटली योर्स, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपके सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से समर्पित हूँ, पूरी तरीके से तैयार हूँ। क्या आप हो, क्या आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी बिल्कुल मैच करने के लिए तैयार है। मैं तो डेडिकेटेड हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंट भी हूँ, मैं तो डेडिकेटेड भी हूँ, मैं तो तैयार भी हूँ। बात यह कि क्या आप हो, ये आप डिसाइड करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।